मैं डॉक्टर रश्मि चौरसिया, लेक्चरर मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज पन्ना। आज मैं मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट में 5th सेम में पढ़ाए जाने वाले इनकम टैक्स पार्ट 1 के बारे में चर्चा करने वाली हूँ, जिसमें मैंने 3rd यूनिट का इनकम फ्रॉम सैलरीज, जो कि रिटायरमेंट बेनिफिट से रिलेटेड है, उसको लिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं इनकम फ्रॉम सैलरीज रिटायरमेंट पर्पस से। इसमें लर्निंग ऑब्जेक्ट आउटकम्स लिए हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट्स रिसीव्ड आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम एम्प्लॉयर, देन कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ डिफरेंट रिटायरमेंट बेनिफिट्स। इसी प्रकार लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स लिए हैं। स्टूडेंट्स इस यूनिट को पढ़ने के बाद सीख सकेंगे। Explain the provisions of Income Tax Act 1961 in relation to benefits received by an employee after retirement from employer. 1900 आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत कर्मचारी को रिटायरमेंट बेनिफिट्स जो कि उसकी नियोक्ता की ओर से मिलते हैं, किस तरह के होते हैं, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार से प्रोविडेंट फंड के प्रकार क्या होते हैं और उनका टैक्स ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है, और साथ में रिटायरमेंट बेनिफिट्स का जो भी जितने भी प्रकार के रिटायरमेंट बेनिफिट मिलते हैं किसी कर्मचारी को, उनका टैक्सेबल पार्ट किस तरह से ज्ञात किया जाता है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसमें कुछ जिसमें जो कि रिटायरमेंट बेनिफिट से रिलेटेड हैं और सैलरी में ऐड किया जाता है इनका टैक्सेबल पार्ट, इसलिए सैलरी चैप्टर के अंतर्गत ही इसको माना जाता है। और वेतन या जिसमें अवकाश ग्रहण से आए, इनकम फ्रॉम सैलरीज रिटायरमेंट पर्पस, दिस मीन्स कि ये जो टैक्सेबल पार्ट होगा इसका, वह सैलरी इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड किया जाता है, और इसलिए ये वेतन से आय का सेकेंड पार्ट या रिटायरमेंट बेनिफिट कहलाता है। जब कोई कर्मचारी रिटायर होता है या नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी ज्वाइन करता है या उसकी छटनी कर दी जाती है, तो उसे नियोक्ता से कुछ विशेष भुगतान प्राप्त होते हैं, जो इस प्रकार हैं। ग्रेच्युटी धारा 10(10) के अनुसार, पेंशन एवं पेंशन की एक मुश्त राशि धारा 10(10)(a) के अनुसार, अर्जित अवकाश वेतन धारा 10(10)(a) के अनुसार, छटनी के कारण क्षतिपूर्ति धारा 10(10)(b) के अनुसार, स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण करने पर क्षतिपूर्ति किसी कर्मचारी को प्राप्त होती है, क्षतिपूर्ति की राशि तो वह धारा 10(10)(c) के अनुसार ज्ञात की जाती है। प्रोविडेंट फंड से प्राप्त राशि धारा 10(11)(12) के अनुसार इसका कैलकुलेशन किया जाता है, ऐसे समझा जा सकता है। ग्रेच्युटी के बारे में देखें तो मृत्यु या अवकाश ग्रहण करने पर प्राप्त ग्रेच्युटी की कर योग्य राशि निर्धारित करने के लिए कर्मचारियों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है सरकारी कर्मचारी, जो धारा 10(10)(1) के अनुसार। दूसरा है ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत आने वाले गैर सरकारी कर्मचारी, और थर्ड पॉइंट लिया है ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत नहीं आने वाले गैर सरकारी कर्मचारी, जो कि धारा 10(10)(3) के अंतर्गत जिसे डिफाइन किया गया है। फर्स्ट जो है सरकारी कर्मचारी, उनके लिए सरकारी कर्मचारी या स्थानीय सत्ता के सभी श्रेणियों के कर्मचारियों को प्राप्त जो भी राशि होगी वह पूर्ण रूप से आयकर से मुक्त होती है। यदि सेवानिवृत्त होने के बाद एक सरकारी कर्मचारी किसी निजी क्षेत्र की संस्था में सेवारत हो जाता है, तो भी सरकार से प्राप्त ग्रेच्युटी की संपूर्ण राशि कर मुक्त होगी। दिस मीन्स कि सरकारी कर्मचारी है और यदि वह सर्विस मतलब सरकारी नौकरी से रिटायर होने के बाद उसको ग्रेच्युटी की राशि मिल रही है, और तो वह तो पूरी तरह कर मुक्त है ही। साथ में यदि उसने सरकारी कर्मचारी ने कोई दूसरी जो कि रिटायरमेंट के बाद उसने दूसरी किसी प्राइवेट संस्था को ज्वाइन कर लिया है, नौकरी कर ली है, तो भी उसको सरकार से प्राप्त ग्रेच्युटी की राशि कर मुक्त होगी। इसी प्रकार ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत आने वाले गैर सरकारी कर्मचारी के लिए धारा 10(10)(2) के अनुसार इसे वर्णित किया गया है, जिसमें बताया गया है कि कुछ कंडीशंस हैं जो कि इस प्रकार हैं। इनमें ये बताया गया है कि जो सबसे कम राशि होगी, जो कंडीशंस हैं उसमें सबसे कम जो राशि होगी वह
उसकी करमुक्त वह राशि करमुक्त होगी। इसमें पहली कंडीशन ली गई है वास्तव में प्राप्त ग्रेच्युटी की राशि या ग्रेच्युटी रिसीव 20 लाख रुपये, जो कि मैक्सिमम अमाउंट है इसके लिए। सेवा के प्रत्येक संपूर्ण वर्ष के लिए अंतिम माह के आधार पर 15 दिन का वेतन 15 दिन के वेतन के लिए की गणना की जाएगी। और यहाँ पर 6 माह से अधिक यदि सर्विस पीरियड है वर्ष के अलावा, यदि मासिक रूप में देखें तो 6 माह से अधिक का उसका यदि सर्विस पीरियड है तो इसे पूरे वर्ष में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। दिस मीन्स कि यदि मान लीजिए कोई कर्मचारी है वह मान लीजिए 30 वर्ष 8 माह सर्विस करने के बाद वह रिटायर होता है, तो इस क्योंकि 6 माह से अधिक अवधि है 8 माह की, इसलिए फिर ये जो अवधि रहेगी ये 8 माह की जो अवधि है वह पूरे वर्ष में कन्वर्ट कर ली जाएगी और यह जो सर्विस पीरियड हो जाएगा वह 31 वर्ष का हो जाएगा। या वही वेतन का मतलब होगा कि सबसे अंत में प्राप्त मूल वेतन और महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता के लिए इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर बात यह है कि महंगाई भत्ता अभी तक हम देख रहे थे कि सेवा शर्तों के अधीन होता है तभी हम जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यदि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत कोई गैर सरकारी कर्मचारी है तो महंगाई भत्ता सेवा शर्तों के अधीन हो या ना हो यह वेतन में शामिल किया जाता है। वही 15 दिन के वेतन की गणना का आधार जो लिया जाता है वह अंतिम माह का वेतन गुणा 15/26 लिया जाता है। इसका मतलब है कि जो वर्किंग डेज हैं वो 26 डेज माने जाते हैं और उस आधार पर यहाँ पर वेतन की गणना की जाती है। नेक्स्ट लेते हैं ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत नहीं आने वाले गैर सरकारी कर्मचारी, जिसे धारा 10(10)(3) में डिफाइन किया गया है। इसके लिए कहा गया है कि निम्न में से जो सबसे कम राशि होगी वह करमुक्त होगी। इसमें कंडीशन ली गई है। सबसे पहले लिया गया है वास्तव में प्राप्त ग्रेच्युटी की राशि, अधिकतम राशि 20 लाख रुपए। और थर्ड कंडीशन ली गई है संपूर्ण सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए आधे माह का वेतन। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण चीज है, वो ये है कि सेवा अवधि की गणना के लिए वर्ष के भाग पर विचार नहीं किया जाएगा। जैसे मैंने पहले बताया था कि यदि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत कोई गैर सरकारी कर्मचारी आता है, कोई प्राइवेट सेक्टर का कर्मचारी आता है, तो उसमें हमने देखा था 30 वर्ष 8 माह यदि किसी कर्मचारी ने नौकरी की है और उसके बाद वह रिटायर हुआ है तो उसका सर्विस पीरियड 31 वर्ष मान लिया गया था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, इसमें केवल ईयर्स को ध्यान में रखा जाएगा, मतलब 30 ईयर्स को बस हम ध्यान में रखेंगे और जो मंथ्स हैं उनको इग्नोर कर दिया जाएगा। आधे माह के वेतन की गणना का जो गणना अवकाश ग्रहण या मृत्यु जैसी भी दशा हो कि माह के पूर्व के जब भी मतलब व्यक्ति रिटायर होता है या डेथ के कारण वह सर्विस पीरियड में नहीं रह पाता है, तो उसके जो भी स्थिति होती है उसके माह के पूर्व के 10 माह के औसत वेतन के आधार पर इसकी गणना की जाती है। यहाँ पर वेतन का आशय होता है मूल वेतन, महंगाई भत्ता यदि सेवा शर्तों के अधीन दिया गया हो और बिक्री पर निश्चित प्रतिशत कमीशन। यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ है कि महंगाई भत्ता तभी शामिल किया जाएगा वेतन में जबकि वह सेवा शर्तों के अधीन दिया गया हो। यदि सेवा शर्तों के अधीन नहीं है तो महंगाई भत्ता शामिल नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं पेंशन। पेंशन के एवं पेंशन के एक मुश्त राशि के संबंध में इम्पोर्टेंट चीज़ दी गई है, वो ये है कि सेवानिवृत्त होने के बाद सरकारी या गैर सरकारी कर्मचारी को जो पेंशन मिलती है वह वेतन शीर्षक में कर योग्य होती है। यहाँ पर सेवानिवृत्ति के बाद एक कर्मचारी को पेंशन प्रतिमाह देय होती है। यदि कोई कर्मचारी अपनी पेंशन का कुछ भाग एक मुश्त प्राप्त करना चाहता है और शेष भाग प्रतिमाह पेंशन के रूप में प्राप्त करना चाहता है, तो जो पेंशन की एक मुश्त राशि वह प्राप्त करता है उसके संबंध में आयकर से छूट देने का प्रावधान इस प्रकार है। यहाँ पर जो कंडीशन दी गई है वो ये है, पहली कंडीशन है केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार अथवा स्थानीय सत्ता अथवा किसी वैधानिक निगम के कर्मचारियों अथवा किसी सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थान में लगे हुए सरकारी कर्मचारी द्वारा प्राप्त पेंशन के बदले में एक मुश्त राशि पूरी तरह कर मुक्त होती है। मतलब सरकारी कर्मचारी के लिए प्राप्त पेंशन की एक मुश्त राशि पूरी तरह से कर मुक्त बताई गई है। कम्यूटेड पेंशन सेक्शन 10(10)(a)
के अनुसार कमिटेड पेंशन रिसीव्ड बाय एम्प्लॉयज़ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी एंड स्टेटरी कॉर्पोरेशन, इट इज़ wholly exempt फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 10(10)(a) के अनुसार ये पूरी तरह कर मुक्त है। इसी प्रकार यदि कोई अन्य कर्मचारी है किसी नियोक्ता से प्राप्त पेंशन के बदले में प्राप्त एक मुश्त राशि निम्न सीमा तक कर मुक्त है। ये लिमिट कौन सी है इसको देख लेते हैं। यदि कर्मचारी को कोई ग्रेच्युटी की राशि मिलती है तो वह साधारणतया जितनी पेंशन पाने का अधिकारी है उसका एक तिहाई भाग की जो एक मुश्त राशि तक वह कर मुक्त होगी। इसका मतलब है कि यदि किसी कर्मचारी को ग्रेच्युटी के साथ साथ पेंशन के साथ साथ ग्रेच्युटी की राशि भी प्राप्त होती है तो जितनी पेंशन उसको वास्तव में मिलने वाली है या जितनी पेंशन वह पाने का अधिकारी है उसके एक तिहाई भाग तक की जो पेंशन की राशि होगी वह कर मुक्त होगी। लेकिन अन्य किसी दशा में अर्थात यदि कोई कर्मचारी केवल पेंशन प्राप्त कर रहा है, उसके साथ में ग्रेच्युटी की राशि उसे नहीं मिल रही है, तो ऐसी दशा में पेंशन के आधे भाग की एक मुश्त राशि तक उसको छूट मिलेगी या कर मुक्त होगी। इसका मतलब है कि दोनों में अंतर है। एक ये है कि यदि किसी कर्मचारी को ग्रेच्युटी के साथ में पेंशन के साथ में ग्रेच्युटी की राशि भी मिलती है तो जितनी पेंशन पाने का वह अधिकारी है उसका एक तिहाई भाग जो है वह कर मुक्त हो जाएगा। लेकिन यदि उसको केवल पेंशन मिल रही है, ग्रेच्युटी की राशि नहीं मिल रही है, तो जितनी पेंशन पाने का वह अधिकारी है उसका 1/2 भाग उसके लिए कर मुक्त हो जाएगा। इसी प्रकार एक व्यक्ति को प्राप्त वह भुगतान जो जीवन बीमा निगम द्वारा 1 अगस्त 1996 से बनाए गए पेंशन फंड में से या अन्य बीमाकर्ता द्वारा पेंशन की एक मुश्त राशि के रूप में किया गया हो, कर मुक्त होगा, बशर्ते कि कर्मचारी ने इस फंड में अपना अंशदान दिया हो। यदि नियोक्ता यहाँ LIC जीवन बीमा निगम द्वारा जो संचालित 1 अगस्त 1996 में पेंशन फंड में यदि कर्मचारी इसमें भुगतान कर रहा है या अपना अंशदान कर रहा है तो ऐसे स्थिति में प्राप्त जो भी एक मुश्त राशि होगी पेंशन की वह कर मुक्त होगी। इसी प्रकार कुछ दूसरी चीज़ें हैं जो पेंशन से रिलेटेड हैं। फैमिली पेंशन सेक्शन 56, इफ़ एनी एम्प्लॉय इज एक्सपायर्ड एंड पेंशन इज बीइंग रिसीव्ड बाय हिज फैमिली मेंबर्स, such pension shall be called family pension, and as per section 56 it is taxable under the head other sources, and the SSC shall be allowed deduction under section 57 equal to 1/3 of gross pension or 15,000 whichever is less. This means कि फैमिली पेंशन जो होती है वो एक जो कर्मचारी है उसके यदि उसकी सर्विस पीरियड के सेवा स्थल पर ही कार्यस्थल पर ही डेथ हो जाती है, जैसे सैनिक बल के कोई कर्मचारी है और उसकी डेथ हो जाती है और उसके परिवार को मिलने वाली जो पेंशन होती है वो फैमिली पेंशन कहलाती है। और यह जो पेंशन की जो राशि होगी वह इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंतर्गत कर योग्य मानी जाती है। और इसके संदर्भ में 57 सेक्शन 57 के अंतर्गत जो भी उसको सकल पेंशन है उसका 1/3 भाग या 15,000 रुपये जो भी कम राशि होगी उसकी छूट इसको मिलती है। इसी प्रकार पेंशन रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल्स हु आर विनर्स ऑफ परम वीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र और सच अदर गैलेंट्री अवार्ड shall be fully exempt from the income tax। यदि इस तरह के जो अवार्ड्स मिलते हैं और उसके अंतर्गत जो पेंशन मिलती है वो फुली एग्जाम्प्ट मानी जाती है। देखते हैं अब अर्जित अवकाश के संबंध में क्या नियम है। अर्जित अवकाश के संबंध में नौकरी में रहते हुए अर्जित अवकाश के बदले राशि लेना,
ऐसी स्थिति में अर्जित अवकाश के बदले में जो भी राशि प्राप्त होती है वह वेतन शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य मानी जाती है। यदि सर्विस पीरियड के दौरान किसी कर्मचारी ने अपनी लीव को इनकैश करा लिया है तो उस पीरियड में उसकी जो भी राशि होगी, जो भी राशि उसने प्राप्त की है, उसको टैक्सेबल माना जाएगा। वह पूरी की पूरी राशि टैक्सेबल मानी जाएगी। सेवा से अवकाश या त्यागपत्र देने पर अर्जित अवकाश के बदले राशि लेना, ऐसी दशा में अर्जित अवकाश वेतन के बदले में प्राप्त राशि के संबंध में प्रावधान है, जो कि इस प्रकार है। सरकारी कर्मचारी की दशा में केंद्र या राज्य सरकार के किसी कर्मचारी को सेवा से अवकाश ग्रहण करते समय जमा अर्जित छुट्टी के बदले में देय नकद भुगतान की राशि पूर्ण रूप से कर मुक्त है। यदि मान लीजिए सर्विस से रिटायर होने के बाद या किसी अन्य स्थिति में कर्मचारी है और वह सरकारी कर्मचारी है तो उसके लिए केंद्र या राज्य सरकार के किसी भी कर्मचारी के लिए प्राप्त अर्जित अवकाश वेतन की जो राशि है वह कर मुक्त होगी। गैर सरकारी कर्मचारी की दशा में स्थानीय सत्ता अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों सहित ऐसी दशा में अर्जित अवकाश वेतन के बदले में प्राप्त राशि निम्न सीमा तक कर मुक्त होगी। लिमिट जो है वह है अवकाश ग्रहण करने की तिथि से पूर्व 10 माह के कर्मचारी द्वारा प्राप्य के औसत के आधार पर अधिक से अधिक 10 माह के वेतन के बराबर राशि, मतलब जब कर्मचारी रिटायर हो रहा है उससे पहले के 10 माह के वेतन के आधार पर 10 माह के वेतन के आधार पर उसका वेतन। इसी प्रकार से सेवा अवधि में ना लिए गए अर्जित अवकाश की मान्य अवधि के लिए औसत वेतन के आधार पर राशि, जिसको हम एवरेज सैलरी इंटू लीव्स एट द क्रेडिट कहते हैं। इसी प्रकार केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम राशि 3 लाख रुपए और वास्तव में प्राप्त राशि, इन चारों में जो राशि कम होगी वह उसकी छूट इसको मिल जाएगी। यहाँ पर मान्य अवधि का मतलब है कर्मचारी की सेवा के प्रतिवर्ष पर 30 दिन तक का अर्जित अवकाश मान्य अवधि कहलाता है। मतलब 30 डेज जो है वो मान्य अवधि कहलाता है ईयरली। और यहाँ वेतन का मतलब होगा मूल वेतन, महंगाई भत्ता यदि सेवा शर्तों के अधीन है और बिक्री पर निश्चित प्रतिशत कमीशन। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि लीव्स एट द क्रेडिट किसको कहेंगे, इसके लिए लीव्स एट द क्रेडिट के लिए लीव एंटाइटलमेंट इसमें से घटाया जाएगा लीव अवेल ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस, और इसमें से घटाया जाएगा लीव इन कैश ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस। मतलब जो भी छुट्टियाँ उस पाने का वह अधिकारी था उसमें से यदि उसने कोई छुट्टियां अवेल कर ली हैं या किन्हीं छुट्टियों के बदले में इनकैश करा लिया है उनको घटा दिया जाएगा, तो जो रिमेनिंग रहेगा वह लीव्स एट द क्रेडिट कहलाता है और इसे एवरेज सैलरी जो भी रहेगी उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। नेक्स्ट हम लेते हैं छंटनी के कारण क्षतिपूर्ति। यहाँ पर औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत किसी श्रमिक को छंटनी के समय प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि निम्न में से सबसे कम राशि तक कर मुक्त होती है। 15 दिनों का औसत वेतन गुणा संपूर्ण सेवा वर्ष, 15 डेज का एवरेज सैलरी और कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस और पार्ट ईयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स। केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचित राशि 5 लाख रुपए और वास्तव में प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि, जो इन तीनों में जो राशि कम होगी वह उसकी छूट इसे मिल जाएगी, वह कर मुक्त हो जाएगी। यहाँ वेतन का मतलब होगा मूल वेतन, रहने का मकान, पानी, बिजली, अन्य सुविधाएं या सेवाएं या रियायती दर पर प्राप्त वस्तुओं का मूल्य या यात्रा रियायत, ये सभी को ऐड करने पर जो अमाउंट आएगा वह वेतन कहलाएगा। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण चीज़ दी गई है छंटनी के कारण क्षतिपूर्ति के संबंध में। दिस इज सेक्शन 25 FB of the Industrial Disputes Act provides for payment of retrenchment compensation equivalent of 15 days average pay of for every year of continuous service or
any part thereof in excess of 6 months. फिर आते हैं वॉलेंटियर रिटायरमेंट, जिसे स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण कहा जाता है, और इसके अवकाश ग्रहण पर क्षतिपूर्ति की जो राशि होती है वह भी रिटायरमेंट बेनिफिट में शामिल की जाती है, जिसे धारा 10(10)(c) में डिफाइन किया गया है। इसके संबंध में जो नियम है, क्षतिपूर्ति की जो राशि है निम्न में से सबसे कम राशि करमुक्त होगी। फर्स्ट लिया है नौकरी के प्रति संपूर्ण वर्ष पर 3 माह का वेतन, 3 इंटू सैलरी इंटू कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस, 5 लाख रुपया जो मैक्सिमम अमाउंट है, और वास्तव में प्राप्त राशि और अंतिम प्राप्त वेतन या गुणा बकाया सेवा अवधि। ये चारों कंडीशंस हैं। इनमें सबसे कम जो राशि रहेगी वह करमुक्त होगी। यहाँ पर वेतन का मतलब होगा मूल वेतन, महंगाई भत्ता यदि सेवा शर्तों के अधीन है, और बिक्री पर निश्चित प्रतिशत कमीशन। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ दी गई है जो कि वॉलेंटियर रिटायरमेंट से रिलेटेड है। जब करदाता स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण करने के उपरांत समाप्ति या स्वैच्छिक पृथक्करण योजना के अंतर्गत प्राप्त या प्राप्य राशि पर धारा 89 के अंतर्गत कर राहत लेता है, तो उसे धारा 10(10)(c) के अंतर्गत उस कर निर्धारण वर्ष में छूट नहीं मिलेगी। यदि वह किसी अन्य योजना के अंतर्गत पहले से लाभ ले चुका है तो फिर वह उसे दोबारा से 10(10)(c) के अंतर्गत छूट नहीं मिलेगी। ये इसकी कंडीशन है, क्योंकि छूट में रिपीटिशन वह नहीं ले सकता। नेक्स्ट देखते हैं प्रोविडेंट फंड से प्राप्त राशि। यदि किसी कर्मचारी को प्रोविडेंट फंड से कोई राशि प्राप्त होती है तो उसके संबंध में क्या नियम है। नौकरी से सेवानिवृत्त होते समय या नौकरी छोड़ते समय प्रोविडेंट फंड से जो राशि मिलती है उस पर कर की छूट के संबंध में प्रावधान है। पहला है वैधानिक प्रोविडेंट फंड के संबंध में, या फंड वैधानिक प्रोविडेंट फंड या रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से प्राप्त राशि जितनी भी राशि होगी वह करमुक्त होती है, और दिस इज सेक्शन 10(11) के अनुसार। प्रमाणित प्रोविडेंट फंड से प्राप्त संपूर्ण राशि करमुक्त होती है यदि उसने कम से कम 5 वर्ष तक इस नियोक्ता के यहाँ लगातार सेवा की हो, और यदि उसने 5 वर्ष तक लगातार सेवा ना की हो तो कर्मचारी की बीमारी के कारण या नियोक्ता का व्यापार बंद हो जाने के कारण या कर्मचारी की शक्ति के बाहर अन्य किसी कारण से उसकी नौकरी छूट गई है, तो और इन दोनों कंडीशंस में उसको जो राशि है वो पूरी की पूरी करमुक्त होगी। यहाँ इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो प्रमाणित प्रोविडेंट फंड है उसके संबंध में छूट तब मिलेगी जब किसी कर्मचारी ने उस नियोक्ता के यहाँ लगातार 5 वर्ष तक सेवा की है। यदि वह 5 वर्ष तक लगातार सेवा नहीं कर पाया है और उसका कारण उसकी स्वयं की बीमारी रही है, या नियोक्ता ने व्यापार बंद कर दिया है, या किसी अन्य जो उसके नियोक्ता के कारण से हो सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रोविडेंट फंड से जो भी राशि प्राप्त होगी वह पूरी की पूरी करमुक्त मानी जाएगी। अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड के संबंध में नियम है कि नियोक्ता का अंशदान तथा इस पर ब्याज वेतन शीर्षक में जोड़ा जाता है और कर योग्य होता है। ये अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के संबंध में है, और कर्मचारी का अंशदान पूरी तरह कर मुक्त होता है। सैलरी चैप्टर में कर्मचारी के अंशदान पर जो ब्याज की राशि है वह अन्य साधनों से शीर्षक में कर योग्य होती है। तो ये प्रोविडेंट फंड के बारे में कुछ नियम थे। अब इसको समरी के रूप में यदि देखा जाए तो इस प्रकार से एक्सप्लेन किया जा सकता है। जो विभिन्न प्राप्तियां हैं उसको मैंने एक चार्ट के रूप में प्रेजेंट किया है, और इसमें 3 भागों में मैंने बांटा है। प्राप्तियां, कर मुक्त राशि और वेतन का क्या मतलब होगा। पहली जो प्राप्ति ली है वो ली है ग्रेच्युटी। इसमें सरकारी कर्मचारी और गैर सरकारी कर्मचारी लिए गए हैं। सरकारी कर्मचारी को प्राप्त राशि जो रहेगी ग्रेच्युटी की प्राप्त पूरी की पूरी राशि करमुक्त होगी, और इसी प्रकार से गैर सरकारी कर्मचारी है तो उसको 2 भागों में बांटा गया है। एक है ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी, और इसके लिए जो सर्विस पीरियड है उसमें महत्वपूर्ण चीज़ हमने देखी है कि जो पूरा यदि कोई सर्विस पीरियड के बाद में
उसने कुछ मंथ्स भी सर्विस की है, तो उसका ईयर्स प्लस प्लस मंथ्स आ रहा है, तो यदि 6 माह से अधिक का उसका सर्विस पीरियड है ईयर्स के बाद में, तो उसको पूरा वर्ष मान लिया जाएगा। यदि 6 माह से कम है तो उसको केवल ईयर्स में लिया जाएगा। यहाँ पर इसके संबंध में नियम है कि निम्न में से सबसे कम राशि कर मुक्त होगी। ग्रेच्युटी की प्राप्त राशि 20 लाख रुपए और सेवा के संपूर्ण वर्ष के लिए अंतिम माह के आधार पर 15 दिन का वेतन, और ये 15 दिन का जो वेतन है वो 15/26 के आधार पर किया जाएगा और 6 माह से अधिक अवधि को पूरा वर्ष माना जाएगा। इसी प्रकार वेतन से आशय होगा सबसे अंत में प्राप्त मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता सेवा शर्तों के अनुसार हो या ना हो, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और 15 दिन के वेतन की गणना के लिए 15 दिन के वेतन की जो गणना की जाएगी अंतिम माह का वेतन गुणा 15/26 के आधार पर की जाएगी। इसी प्रकार दूसरी जो कंडीशन है जो कि गैर सरकारी कर्मचारी है, उसके अंतर्गत मतलब जो कि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता है, उसके संबंध में है वास्तव में प्राप्त राशि, ग्रेच्युटी की प्राप्त राशि 20 लाख रुपए, संपूर्ण सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए आधे माह का वेतन। यहाँ वेतन का मतलब होगा मूल वेतन। महंगाई भत्ता तब लिया जाएगा जब वह सेवा शर्तों के अधीन दिया गया हो और बिक्री पर निश्चित प्रतिशत कमीशन। यहाँ पर जब कोई कर्मचारी रिटायर होता है या किसी अन्य कारण से उसके जब वह रिटायर होता है उसके पूर्व के 10 माह के औसत वेतन के आधार पर वेतन की गणना की जाएगी और यहाँ पर आधे माह के वेतन का मतलब हो जाएगा 15/30 या 1/2। नेक्स्ट आते हैं हम पेंशन की एकमुश्त राशि के संबंध में। सरकारी कर्मचारी के लिए संपूर्ण राशि कर मुक्त होती है और वही गैर सरकारी कर्मचारी के लिए इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। एक गैर सरकारी कर्मचारी जिसे पेंशन के साथ में ग्रेच्युटी भी प्राप्त हो रही है, तो इस दशा में जितनी पेंशन पाने का वह अधिकारी है उसके 1/3 भाग तक राशि जो रहेगी वह कर मुक्त होगी। दूसरी कंडीशन, कोई गैर सरकारी कर्मचारी जिसे ग्रेच्युटी प्राप्त नहीं हो रही है, केवल पेंशन मिल रही है, पेंशन की एकमुश्त राशि मिल रही है, तो जितनी पेंशन पाने का वह अधिकारी है उसके आधे भाग की एकमुश्त राशि तक कर मुक्त होगी पेंशन की राशि। यहाँ पर नेक्स्ट लेते हैं हम अर्जित अवकाश वेतन। सेवानिवृत्ति के बाद यदि किसी सरकारी कर्मचारी को अर्जित अवकाश वेतन मिलता है तो संपूर्ण राशि कर मुक्त होती है। और गैर सरकारी कर्मचारी के लिए कुछ नियम हैं जो कि इस प्रकार हैं। फर्स्ट कंडीशन है अवकाश ग्रहण करने की तिथि से ठीक पूर्व के 10 माह में कर्मचारी द्वारा प्राप्य औसत के आधार पर अधिक से अधिक 10 माह के वेतन के बराबर राशि, मतलब जब कर्मचारी रिटायर हो रहा है उससे 10 माह के का वेतन लेंगे, उसको एवरेज में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसके बाद उसको 10 माह के वेतन के बराबर बनाएंगे। नेक्स्ट है सेवा अवधि में न लिए गए अर्जित अवकाश की मान्य अवधि के लिए औसत वेतन के आधार पर राशि। और इसी प्रकार केंद्रीय सरकार द्वारा अधिकतम जो राशि है वो 3 लाख रुपए और वास्तव में प्राप्त अर्जित अवकाश वेतन। इन चारों में जो भी कम राशि होगी वह राशि कर मुक्त होगी। और इसी प्रकार से यहाँ पर जो वेतन लिया गया है, वेतन की गणना में मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता यदि सेवा शर्तों के अधीन है और बिक्री पर निश्चित प्रतिशत कमीशन। वहीं मान्य अवधि का मतलब है कर्मचारी की सेवा के प्रतिवर्ष पर 30 दिन तक का अर्जित अवकाश मान्य अवधि कहा जाता है। नेक्स्ट जो प्राप्तियों रिटायरमेंट बेनिफिट में लिया है छटनी के कारण क्षतिपूर्ति। यहाँ पर भी महत्वपूर्ण चीज़ है कि जब यदि सर्विस पीरियड उसका ईयर्स के बाद में मंथ्स भी आ रहे हैं, तो यदि 6 माह से अधिक है तो उसे पूरे वर्ष में कन्वर्ट कर लिया जाएगा, मतलब 1 वर्ष और बढ़ जाएगा। इसके लिए नियम है कि निम्न में से जो राशि सबसे कम होगी वह कर मुक्त होगी। जैसे फर्स्ट है 15 दिन का औसत वेतन गुणा संपूर्ण सेवा वर्ष, और केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचित राशि 5 लाख रुपए। और थर्ड कंडीशन है वास्तव में प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि। यहाँ वेतन का मतलब हो जाएगा मूल वेतन प्लस रहने के मकान, पानी, बिजली, अन्य सुविधाएं या सेवाएं या रियायती दर पर प्राप्त वस्तुओं का मूल्य
या तथा यात्रा रियायत, ये सभी वेतन में शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट रिटायरमेंट बेनिफिट में लिया गया है स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण पर क्षतिपूर्ति। धारा 10(10)(c) के अनुसार क्षतिपूर्ति की राशि निम्न में से सबसे कम राशि तक कर मुक्त होगी। अब इसमें कंडीशन है, पहला है नौकरी के प्रति संपूर्ण वर्ष पर 3 माह का वेतन, 5 लाख रुपए अधिकतम राशि और वास्तव में प्राप्त राशि अंतिम प्राप्त वेतन गुणा बकाया सेवा अवधि। इन चारों में जो भी राशि कम होगी वह क्षतिपूर्ति के संबंध में कर मुक्त होगी। यहाँ वेतन का मतलब है मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता यदि सेवा शर्तों के अधीन दिया गया हो और बिक्री पर निश्चित प्रतिशत कमीशन। नेक्स्ट बेनिफिट में हमने लिया है प्रोविडेंट फंड से प्राप्त राशि, जिसको 3 भागों में बांटा है, वैधानिक प्रोविडेंट फंड, प्रमाणित प्रोविडेंट फंड और अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड। वैधानिक प्रोविडेंट फंड की जो पूरी की पूरी राशि है वह कर मुक्त होती है। प्रमाणित प्रोविडेंट फंड के संबंध में कुछ कंडीशंस हैं और उसके अकॉर्डिंग ही कर मुक्त होगी राशि। जैसे पहली कंडीशन है उसने कम से कम 5 वर्ष तक नियोक्ता के यहाँ लगातार सेवा की हो, और यदि वह सेकेंड कंडीशन है यदि उसने 5 वर्ष तक लगातार सेवा ना की हो तो कर्मचारी की बीमारी के कारण या नियोक्ता का व्यापार बंद हो जाने के कारण या कर्मचारी की शक्ति के बाहर अन्य किसी कारण से नौकरी छूट गई हो तो ऐसे कंडीशंस में उसे कर से छूट मिल जाएगी प्रोविडेंट फंड के संबंध में। वही अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड से प्राप्त राशि नियोक्ता का अंशदान तथा इस पर ब्याज वेतन शीर्षक में जोड़ा जाता है और कर योग्य होता है। नॉलेज असेसमेंट के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी लिए गए हैं, जिसमें जैसे एक ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, एक सरकारी कर्मचारी को प्राप्त ग्रेच्युटी की रकम होती है। इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, पूर्णतया कर मुक्त, आंशिक कर मुक्त, पूर्ण रूप से कर योग्य या 10 लाख रुपए, जो भी हो इसका आंसर एक नॉलेज असेसमेंट स्टूडेंट्स कर सकते हैं। कर्मचारी को प्राप्त जो भी ग्रेच्युटी प्राप्त होती है उसे प्राप्त एक मुश्त कर राशि कर मुक्त कर योग्य होगी। यहाँ पर कितनी राशि कर योग्य होगी ये ध्यान रखना। यदि कर्मचारी को ग्रेच्युटी प्राप्त हो रही है और पेंशन भी प्राप्त हो रही है तो क्या कंडीशन होगी, इसके लिए कुल पेंशन का 1/3 भाग, कुल पेंशन का 2/3 भाग, कुल पेंशन का 1/4 भाग या कुल पेंशन का 1/2 भाग, कौन सा भाग इसके लिए कर योग्य होगा ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर कर्मचारी द्वारा न ली गई छुट्टियों के बदले में प्राप्त रकम की अधिकतम कर मुक्त राशि है यहाँ पर 2 लाख रुपए, 1,35,000, 2,40,000 या 3 लाख रुपए। इसी प्रकार सेवानिवृत्त होने पर प्रोविडेंट फंड, प्रमाणित प्रोविडेंट फंड से जो राशि होती है वह 3 लाख रुपए तक कर मुक्त है या 5 लाख रुपए तक या 10 लाख रुपए तक या पूरी की पूरी राशि कर मुक्त है। इस तरह से कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। वहीं पर कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, जैसे पेंशन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ग्रेच्युटी के संबंध में नियम बताइए, अर्जित अवकाश के वेतन के संबंध में नियम बताइए। और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में आयकर के अंतर्गत पेंशन एवं ग्रेच्युटी के नियमों की व्याख्या उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। आयकर के अंतर्गत अर्जित अवकाश एवं स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण करने संबंधी नियमों की विस्तार से व्याख्या कीजिए। या प्रोविडेंट फंड से प्राप्त राशि के संबंध में आयकर संबंधी प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं उनसे स्टूडेंट्स को काफ़ी मदद मिलने वाली है प्रैक्टिकल में, वाइवा के लिए, थ्योरी एग्ज़ाम के लिए, किसी भी तरह से देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं जो उन्होंने प्रेजेंटेशन देखा है उसका लाभ वो उठा सकते हैं सेल्फ असेसमेंट करके। कुछ सोर्सेज लिए हैं जिससे मैंने इस प्रेजेंटेशन को तैयार किया है, वो इस प्रकार हैं। डॉक्टर H.C. मेहरोत्रा, डॉक्टर S.P. गोयल, आयकर विधान एवं लेखी साहित्य भवन पब्लिकेशंस, आगरा 2020 का ये पब्लिकेशन है। इसकी मदद मैंने ली है इस प्रेजेंटेशन को तैयार करने में। और वहीं पर www.incometaxindia.gov.in, साथ में www.taxguru.in और cbseacademic.nic.in
इस इन सभी सोर्सेज से मैंने इस प्रेजेंटेशन को तैयार किया है। होप सो आप सभी को ये प्रेजेंटेशन कुछ ना कुछ बेनिफिट देने वाला होगा, और इसी आशा के साथ थैंक्स अ लॉट।